हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो हमारे MPS 004 के एग्जाम से रिलेटेड है। और अगर आपने अभी तक हमारे लाइव चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन करो। क्योंकि जो लाइव चैनल है वहाँ पे हम मैराथन क्लासेस लेकर आते हैं आपके MPS के एग्जाम्स के लिए। तो MPS 004 की जो अपकमिंग मैराथन क्लास है उसको आप लाइव देख सकते हो अगर आप हमारे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको ये पार्ट वाली जो वीडियोस है इनके अलावा थोड़ा सा और कंटेंट मिलेगा, जहां से आप अपने एग्जाम की रिवीजन कर सकते हो। MPS 004 यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स। तो अगर मैं इस पेपर की बात करती हूँ तो गाइज ये पेपर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है, बिकॉज यहाँ पे लाइक MPS 001 यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट जो होंगे उसकी संभावना बहुत ही ज्यादा लो है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको इसमें कवर करने हैं मोर एंड मोर टॉपिक्स, सो दैट आपके एग्जाम के अंदर कोई आपको एनी 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएं जो आपको आते हो। तो तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियां वीडियो में जो आंसर्स होंगे वो बायलिंगुअल रहने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक अपने MPS 4 के एग्जाम के लिए नोट्स और गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है, तो आप इस नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर या फिर अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो आप उन्हें एट डिस्काउंटेड प्राइस परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज देखो, अभी आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ, ताकि आप सेकेंड ईयर में मिस्टेक ना करो। अगर आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आपको काफी ज्यादा लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका ये जो MPS वाला कोर्स है ना, ये अब चेंज हो चुका है। यानी कि वो बच्चे जो जून 2026 में या इसके बाद कभी भी एडमिशन लेंगे, न्यू एडमिशन, उनका सिलेबस अब चेंज हो चुका है। लेकिन अभी जो ओल्ड वाले बच्चे हैं, अब आपका सिलेबस गाइज ओल्ड सिलेबस में काउंट होने लगेगा। अब आपके सेकेंड ईयर में जो बच्चे ट्रेडिशनली आप आर्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करते थे, आपको अपने आर्ट सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया है कि कौन से आर्ट सब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप गलती से भी अपने आप लाइन वाइज कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट मत करना। एक बार सारे सब्जेक्ट्स के PYQ वगैरह आप देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लिए कौन सा पेपर रेलेवेंट है और आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो बस ये गलती हो जाती है जहां से पूरा जो कोर्स है ना उनको बोरिंग लगने लगता है और उनको वीडियोस नहीं मिल पाते, मटेरियल नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। वो यही है कि बिना सोचे समझे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो वहां पे बस ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 31 जुलाई लास्ट डेट है री रजिस्ट्रेशन की। आपको बिल्कुल भी अपने एग्जाम के रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है। ठीक है, चाहे आपके असाइनमेंट के मार्क्स लगे हो ना लगे हो, ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स लगे हो ना लगे हो, सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन आपको जरूर करवाना है। और अगर आपको अपने सेकेंड ईयर के जो असाइनमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये हमारा नंबर है जिसे आप फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो। री रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम आपको फीस के अंदर डिस्काउंट मिल सकता है। 15% का अराउंड डिस्काउंट मिलता है अगर हम जो बुक्स का ऑप्शन आपका आता है ना सिलेक्शन वाला, अगर हम बुक्स को ऑप्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी बुक की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आपको फीस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बुक आप डायरेक्टली गूगल पे भी देख सकते हो। तो हार्ड कॉपी बुक अगर आपके इस साल काम नहीं आई थी, अगर आपके काम आई थी, तो डेफिनेटली आप सेकेंड ईयर की भी अपनी 8 बुक्स को बाय पोस्ट अपने मंगवा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं रही थी, तो बेटर होगा कि आप उसको ना मंगवाओ और 15% डिस्काउंट अपनी जो फीस है उस पर अवेल करो। और असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो इस नंबर को सेव कर लो। स्कॉलरली माइंड्स आपको हैंड रिटन, सॉफ्ट कॉपी, हर तरीके के जो असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम के नोट्स हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो आगे इन फ्यूचर आपके हमारा चैनल काम आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो कई सारे जो बच्चे हैं ना, इसको वीडियो को जब स्किप आप कर देते हो तो वहां पे ही आपके साथ गलती हो जाती है और फिर आप गलत करके आ जाते हो चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कंटेम्पररी सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड। जो तुलनात्मक पद्धति है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। तो कंपैरेटिव मेथड गाइस क्या होता है, एक रिसर्च मेथड होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सोसाइटीज, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर किया जाता है ताकि उनके बीच में सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस पता किए जा सके। तो सोशल रियलिटी को समझने में हेल्प करता है और वेरियस डेवलपिंग थ्योरीज को समझने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो तुलनात्मक पद्धति एक शोध पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक समाजों, संस्कृतियों, संस्थाओं या राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करके उनकी समानताओं, भिन्नताओं तथा सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। इससे सामाजिक वास्तविकता को समझने तथा सिद्धांत विकसित करने में सहायता मिलती है। तो कंपैरेटिव मेथड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पेपर ही पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कंपैरेटिव मेथड क्या होता है इसके बारे में पता हो। तो ओवरऑल एमिली दर्खीम के जो है उनके अनुसार तुलनात्मक समाजशास्त्र ही वास्तविक समाजशास्त्र है। और ए आर रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करके समाज के जो सामान्य नियम है उनकी खोज की जा सकती है। तो आज के समय में क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो ये ग्लोबलाइजेशन को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू कंपेयर हाउ डिफरेंट कंट्रीज रिस्पॉन्ड टू ग्लोबलाइजेशन, कि किस तरीके से जो विभिन्न कंट्रीज हैं वो ग्लोबलाइजेशन के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। बेटर पॉलिसी मेकिंग में ये हेल्प करता है। तो इंडिया का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसको कंपेयर किया जाता है एस्टोनिया के ई गवर्नेंस मॉडल के साथ। तो कंपैरेटिव जो मेथड है यहाँ पे हमें इसका एक और बेनिफिट क्या देखने के लिए मिलता है कि ये बेहतर नीति निर्माण यानी कि बेटर पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, उन देशों की गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम कंपेयर कर सकते हैं बिफोर मेकिंग न्यू पॉलिसीज फॉर आवर कंट्री, ठीक है। तो समझ रहे हो कि क्या सिग्निफिकेंस है आज के समय में कंपैरेटिव मेथड का। वो ये है कि ये हमें ग्लोबलाइजेशन को समझने में हेल्प करता है, बेटर पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, एंड देन समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें समझने में सहायक है। तो जो भी चेंजेस होते हैं इन द फैमिली, इन एजुकेशन, इन जेंडर रोल, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी को ये एक्सप्लेन करता है और प्रमोट करता है क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, अंतर सांस्कृतिक समझ को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। तो जो भी सिमिलैरिटीज होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग कल्चर्स के, वो हमें समझने में मदद करते हैं। कंपैरिजन इंक्रीज करता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, ठीक है। निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं जब हम कहीं पे भी दो कंट्रीज की जो डिसीजंस हैं, पॉलिसीज हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं, फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष है वो काफी ज्यादा रिलायबल होता है, हेल्प करते हैं स्ट्रेटजीज को कंपेयर करने में अलग अलग कंट्रीज की, कि वो किस तरीके से ग्लोबल इश्यूज को टैकल कर रहे हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज वाइडली यूज टू कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, डेमोक्रेसी, इन सबको कंपेयर करने में इसका यूज किया जाता है। कंपैरेटिव स्टडी जो है कंट्रीज की हेल्प करती है जहाँ पे वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख पाते हैं। और कंपैरेटिव मेथड गाइस आपका जो सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजी आपके सब्जेक्ट्स हैं, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में ये उपयोगी है और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इसमें की जाती है। तो सरकारें और शोधकर्ता तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर बेहतर योजना और निर्णय लेते हैं। सो देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो, जैसे कि कल्चरल डिफरेंसेस हो गए। तो अब जरूरी नहीं है कि हम दो कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो सब कुछ उनमें इक्वल होगा तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से यूनिफॉर्म डेटा अवेलेबल नहीं होता, रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं है सारी कंट्रीज का, और बायस का रिस्क होता है। तो रिसर्चर्स जो हैं दे मे इंटरप्रेट फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सपेक्टिव, वो अपने दृष्टिकोण के अनुसार भी तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
सो ओवरऑल कंपैरेटिव मेथड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसने हमारी हेल्प की सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने में। ये पब्लिक पॉलिसी को इम्प्रूव करता है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव रिसर्च को प्रमोट करता है। ठीक है, और क्या करता है दोस्तों, ये आपका जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और आपकी जो लर्निंग है इसको एनकरेज करता है। कंटेम्प्ररी जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं ओवरऑल उन्हें सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी इम्पोर्टेंस बता दी, उससे पहले इसका हमने क्रिटिसिज्म किया जहाँ पे हमने इसकी लिमिटेशंस को बताया है, और उसके पहले आपको उसका सिग्निफिकेंस बताना था। कुछ डेफिनेशंस आप दे सकते हो, तो ओवरऑल आपको इस टाइप का आंसर आप इसमें लिख कर आ सकते हो। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं उसका विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो महिलाओं पर संरचनात्मक समायोजन नीतियों के प्रभाव की आपको चर्चा करनी है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज गाइस ये क्या होते हैं, आपके रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जो कि किसके द्वारा किए जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ और आपका जो वर्ल्ड बैंक है उनके द्वारा किए जाते हैं, ताकि जो कंट्रीज हैं वो क्राइसिस से ओवरकम कर सके। ये पॉलिसीज में आता है आपका प्राइवेटाइजेशन, रिडक्शन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ट्रेड लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन करना। ठीक है, तो जब भी वर्ल्ड बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दूसरे देशों को आर्थिक संकट से उबरने के लिए कुछ योजनाएं करने की सलाह देता है, जैसे कि उन्हें निजीकरण करना है और जो सरकार का खर्च है उसमें कटौती करनी है, व्यापार उदारीकरण और नियंत्रणों में कमी, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। तो वर्ल्ड बैंक इसकी डेफिनेशन क्या देता है कि जो आपके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज हैं ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम्स होते हैं जिनका एम है इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करना, फिस्कल डेफिसिट को कम करना और मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स को क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, तो विश्व बैंक के अनुसार संरचनात्मक समायोजन नीतियां ऐसी आर्थिक सुधार योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास, राजकोषीय घाटे में कमी तथा बाजार आधारित सुधारों को बढ़ावा देना है। क्या क्या करना है, ध्यान देंगे। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज ये रिफॉर्म प्रोग्राम्स होते हैं ताकि क्या किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक जो विकास है वो किया जा सके, जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके और बाजार में कुछ सुधार किए जा सके। तो महिलाओं पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स खत्म हो जाएंगी और सिक्योर जॉब्स जो वुमेन्स को मिला करती थी वो कम हो जाएंगी। और ज्यादातर जो लोग होते हैं इंडिया में कल्चर है कि महिलाएं पब्लिक सेक्टर में काम करें तो उसको वो ज्यादा प्रमोट करते हैं रेदर देन इन द प्राइवेट सेक्टर। तो महिलाओं के लिए हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये रोजगार में कमी कर देता है, और जब पब्लिक हेल्थ में कट लगता है, एजुकेशन में कट लगता है, वेलफेयर सर्विसेज फोर्स करते हैं वुमेन को कि वो ज्यादा टाइम फैमिली मेंबर्स के साथ बिताएं, तो अनपेड हाउस होल्ड वर्क बढ़ता है उनपे, असंगठित क्षेत्र में वृद्धि होती है, कम वेतन वाले काम उन्हें करने पड़ते हैं, हेल्थ सर्विसेज तक डिक्लाइन हो जाता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, अपने खर्चे में कमी कर रही है। ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर सरकार कम करेगी तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। तो काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज ये हो जाती है कि हमेशा पॉलिसीज का कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी आखिर क्या कर रही है हमें पहले वो पता होना चाहिए। ये क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करती है, सरकार के खर्च में, राजकोषीय घाटे में कमी करना, आर्थिक विकास को ज्यादा बढ़ाना और बाजार आधारित सुधारों की ये बात कर रही है। इस वजह से महिलाओं के लाइफ में क्या मेजर चेंजेस हम देखते हैं, तो हायर एजुकेशन कॉस्ट forced many poor families to give less priority to girls education, पॉवर्टी बढ़ती है,
और ग्रेटर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो ट्रेड में जब लिबरलाइजेशन होता है तो अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ती हैं लाइक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोशन मिलता है। तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी बढ़ती है। So the burden of the economic adjustment often fell more heavily on the women than on men. तो some women जब स्टार्ट कर लेती हैं अपने बिजनेसेस को तो वो इंडिपेंडेंट बन जाती हैं, बट जो नहीं कर पाते वो नहीं बन पाते। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसके ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट्स बताने हैं एंड देन आपको इसके क्या बताने हैं गाइस, नेगेटिव इफेक्ट्स बताने हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में आपका क्या हो जाएगा कि ये निर्यात उद्योगों में, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला, माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक्सपेंशन हुआ, और इकोनॉमिक अवेयरनेस जो है वुमेन्स के बीच में वो इम्प्रूव हुई है। नाउ देयर आर सम नेगेटिव इफेक्ट्स, जैसे कि पब्लिक वेलफेयर स्पेंडिंग्स में रिडक्शन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अनपेड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बढ़ गई, हेल्थ तक उनका लिमिटेड एक्सेस है, गरीबी और जेंडर इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। तो ये हो जाएंगे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। देन आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज ब्रॉड बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस फॉर वुमेन। इन्होंने न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया, एनकरेज किया एंटरप्रेन्योरशिप को, बट उन्होंने इंक्रीज किया अनएम्प्लॉयमेंट, अनपेड वर्क और आपकी इन इक्वालिटी को। देयरफॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुड बी जेंडर सेंसिटिव सो दैट वुमेन कैन इक्वली बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, जेंडर सेंसिटिव होने चाहिए, ताकि जो वुमेन्स हैं उनको इक्वल बेनिफिट मिल सके डेवलपमेंट का। ठीक है, फिर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और कौन कौन से मेजर ट्रेंड्स हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के डेवलपिंग नेशंस में देखने के लिए मिलते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फोकस करता है लोगों की चॉइसेस को एक्सपेंड करने में, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी अपॉर्चुनिटीज को, सो दैट दे कैन लीड अ लॉन्ग, हेल्दी, नॉलेजेबल और अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, ताकि वो लोग कैसी लाइफ जी सकें, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो कैसी हो, नॉलेजेबल हो, डिग्निटी से भरी हुई हो। तो मानव विकास वह अवधारणा है जो लोगों की क्षमताओं, विकल्पों, अवसरों का विस्तार करने पर बल देती है, ताकि वो लंबा, स्वस्थ, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। तो ये आइडिया महबूब उल हक के द्वारा डेवलप किया गया था और बाद में अमर्त्य सेन ने इसको और सपोर्ट किया। तो यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट को बोला कि इज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। तो 3 बेसिक डायमेंशंस बताए उन्होंने। पहला, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को जीना, लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और शिक्षा से भरपूर जीवन, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सम्मानजनक आपका जीवन स्तर होना चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट मेयरली इकोनॉमिक ग्रोथ, कि केवल आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया तो आप एक डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाओगे। एक कंट्री में जीडीपी हाई हो सकता है, बट अगर लोगों में एजुकेशन की कमी है, हेल्थ केयर की कमी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो ट्रू डेवलपमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड। तो यहाँ पे ट्रू डेवलपमेंट गाइस नहीं हो सकता। तो कौन कौन से हमें मेजर ट्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं। पहली चीज हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे हमें सिग्निफिकेंट राइज देखने के लिए मिला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। जैसे कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो चुकी है आजादी के बाद से, जितना लोग जीते थे अब उससे ज्यादा जीते हैं, और उसके पीछे कारण होता है कि उन्हें बेटर हेल्थ केयर मिल रहा है, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, ये सब उन लोगों को मिल रहा है। ठीक है, शिक्षा के विस्तार होता है तो लिटरेसी रेट्स इंप्रूव हो चुके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन एक्सपेंड हुआ है, प्रोग्राम जैसे कि राइट टू एजुकेशन, इस सब ने एजुकेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन भी दिया है। काफी सारे डेवलपिंग कंट्रीज ने में हम देखते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में कमी आई है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए क्योंकि वहां पर सरकार ने स्कीम्स चलाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, जिससे कि पॉवर्टी क्या हुई है गाइस, रिड्यूस हुई है। तो आर्थिक सुधारों, कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से कई देशों में अत्यधिक गरीबी कम हुई। जो HDI है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज has gradually improved because of the progress in health, education and income.
अर्बनाइजेशन बढ़ा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिली हैं, बट इससे स्लम, पॉल्यूशन और प्रेशर भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम देखते हैं बढ़ गया है। फिर आपका क्या आता है, जेंडर डेवलपमेंट यानी कि लैंगिक विकास। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में हम हर जगह देखते हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी एक मेजर चैलेंज है आज भी, ठीक है। फिर भी लैंगिक असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। काफी सारे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, नाउ दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब की तरफ सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। और डिस्पाइट द प्रोग्रेस, इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर, रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये सब हमें कंटिन्यू होती हुई दिखती है। कुछ एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कंसर्न्स हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट हमेशा ही एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक किया जाता है। अब इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैरसिटी, पॉल्यूशन, ये सब ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हम यहाँ पे देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े हुए? आपका पॉवर्टी, then you have unemployment, illiteracy, malnutrition, gender inequality, poor healthcare services, regional disparities, environment degrade हो चुका है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं, काफी कॉमन चैलेंजेस हैं, आप सभी को पता भी होंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े हुए आपके ये क्या है, प्रमुख चुनौतियां हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में पॉजिटिव चीजें हमने क्या देखा कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ, गरीबी में कमी हुई है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, ठीक है। बट नेगेटिव नकारात्मक प्रवृत्तियां क्या हुई कि इससे असमानता बढ़ी, रोजगार विहीन वृद्धि हुई है, जॉबलेस ग्रोथ, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स आई, सामाजिक बहिष्करण यानी कि सोशल एक्सक्लूजन हमें देखने के लिए मिलता है। सो ओवरऑल एट द कंक्लूजन वी कैन से दैट ह्यूमन डेवलपमेंट आपका पीपल सेंटर्ड अप्रोच है, जिसका एम है क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना रेदर देन मेयरली इंक्रीजिंग द इनकम, ठीक है गाइस। केवल इनकम को इंक्रीज करना नहीं इसका काम है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना इसका काम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना इसका काम है। डेवलपिंग कंट्रीज का सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है हेल्थ में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड्स में, बट चैलेंजेस आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। चैलेंजेस कौन कौन से, वही असमानता, बेरोजगारी भरे ये सारे चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे दोनों चैनल स्कॉलरली माइंड्स और स्कॉलरली माइंड्स लाइव, आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो। इग्नू से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स हम अपने चैनल्स पे प्रोवाइड करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली मिलता रहे। अभी आप सेकेंड ईयर में भी जाओगे तो एटलीस्ट आप जब तक इग्नू के स्टूडेंट हो तब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो। उसके बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाएंगी तो आप उसे अनफॉलो भी कर सकते हो।